नमस्कार दोस्तों, दक्ष कंपटीशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में कुछ विशेष नियम जैसे बेसिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं और विषम संख्या किसे कहते हैं, ये सभी संख्याएं क्या होती हैं, इन सभी संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होती है, किसे हम कहते हैं संख्या पद्धति? संख्याओं को लिखने एवं उनके नामकरण के सुव्यवस्थित नियमों को संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है। संख्या पद्धति में सबसे पहले हम प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे कि प्राकृतिक संख्या क्या होती है। ठीक, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या जिसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। ठीक है। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे संख्या पद्धति कहते हैं। डेफिनेशन इसकी हम लिख देते हैं कि वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है, उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में क्या हो जाएगी, हमने क्या डेफिनेशन बताया, वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग किया जाता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी क्रम में और आगे भी संख्याएं होंगी तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। ठीक, गिनती की क्रियाएं हैं ये और इन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 आगे ये कहाँ तक, तो अनंत तक ये संख्याएं चली जाएंगी। ठीक, सबसे छोटी संख्या 1 होगी और बड़ी पूछा जाए तो असीमित यानी अनंत हम बोलेंगे। ठीक है, तो ये होगी आपकी प्राकृतिक संख्या। इसके बाद हम अगला पढ़ते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, किसे हम कहते हैं? प्राकृतिक संख्या के समुच्चय में जीरो को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे डेफिनेशन इसकी, प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। जैसे कि प्राकृतिक संख्या में हमने पढ़ा कि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट अनंत तक। तो इसमें हमने पूर्ण संख्या के बारे में क्या बताया कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, तो प्राकृतिक संख्या ये है, इसमें जीरो को शामिल करेंगे यानी स्टार्टिंग से हम लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 इसी क्रम में ये आगे होंगी अनंत। ठीक, तो इसे हम पूर्ण संख्या बोलते हैं। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनती है। ठीक है, इसके बाद आगे पढ़ेंगे हम पूर्ण संख्या के बाद कि सम संख्या किसे कहते हैं। सम संख्या, इवन नंबर्स। सम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं।
जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। तो डेफिनेशन इसकी लिखे, वे संख्या जो 2 से पूर्णतया विभक्त हो, 2 से पूर्णतया विभक्त हो उसे सम संख्या कहते हैं। उसे सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? सम संख्याएं हैं। ये 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाएंगी। ठीक इसी क्रम में और भी आगे संख्याएं होंगी, 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 18, 22, 36 ये सभी संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं, 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं। इसके बाद अगला हम देखेंगे विषम संख्या किसे कहते हैं। विषम संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। और डेफिनेशन इसकी लिख लीजिए कि वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभक्त न हो, 2 से पूर्णतया विभक्त न हो उसे हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे संख्या क्या हो जाएगी? 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 और इसी क्रम में आगे संख्याएं होंगी। तो ये सभी कौन सी संख्याएं हैं? ये विषम संख्याएं हैं। ये 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होंगी, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे? विषम संख्या बोलेंगे। ठीक है। इसके बाद विषम संख्या के बाद आते हैं हम, अगली संख्या है पूर्णांक। पूर्णांक हम किसे बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक संख्याएं प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्या बनती है। ठीक है। डेफिनेशन इसकी क्या बनेगी? प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर, ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और ऋणात्मक संख्याओं को शामिल करने पर पूर्णांक संख्याएं बनती हैं। जैसे कि देखिए प्राकृतिक संख्या क्या होती है? प्राकृतिक संख्या भी पीछे हमने बताया आपको कि 1, 2, 3, 4, 5 इसी क्रम में और आगे संख्याएं होंगी। ठीक। इसमें शामिल किसे करना है? शून्य को और ऋणात्मक संख्या। शून्य शामिल होगा कहाँ? 1 से पहले 0 आ जाएगा। इससे पहले यदि हम संख्याओं को रखते हैं तो संख्याएं किसमें आ जाएंगी? माइनस में। माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 इसी क्रम में ये और भी संख्याएं आगे होंगी। तो यहाँ से ध्यान दीजिए कि ये आगे संख्या अनंत तक होंगी और लेफ्ट साइड में हम देखें तो संख्या
होगी, यानी 0 है, ठीक है। 0 से राइट साइड की ये जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 आगे ये डॉट डॉट अनंत, तो 0 से राइट साइड की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ये धन पूर्णांक। धन पूर्णांक, 0 से राइट साइड की वैल्यू धन पूर्णांक और 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, ऋण पूर्णांक। ये ऋण पूर्णांक होती है, ठीक है। 0 से राइट साइड की वैल्यू धन पूर्णांक और ये 0 से लेफ्ट साइड की वैल्यू ऋण पूर्णांक। दो पार्टों में इनको हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया, ये धन पूर्णांक हो जाएगी और ये ऋण पूर्णांक हो जाएगी। इनको हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक बोलते हैं, ठीक। पूर्णांक के बाद अब आगे हम देखते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा, एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे जैसे संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमने डेफिनेशन क्या बताया इसका, कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं, ठीक। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिसके केवल 2 फैक्टर हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, अभाज्य संख्या, पहली संख्या 2, इसके बाद 3, फिर 5 7 11 13 17 19, इसी क्रम में और आगे संख्याएं होंगी। तो ये 2 3 5 7 11 13 17 19 ये कौन सी संख्या है, ये अभाज्य संख्या है। ये ऐसी संख्याएं हैं जिनमें इनके केवल 2 फैक्टर है, 2 के अलावा और कोई फैक्टर नहीं है। जैसे 5 है तो डेफिनेशन में हमने बताया कि एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, तो 5 है तो 5 एक तो अपने आप से विभाजित होगा और किससे विभाजित होगा, 1 से विभाजित होगा। इसके केवल 2 ही फैक्टर बने, इसलिए ये क्या है, अभाज्य संख्या है। 13 जैसे है तो 13 को भी हम देख लेते हैं, ये 13 अपने आप से विभाजित है 13 से और 1 से विभाजित है और किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं है, यानी इसके केवल 2 ही फैक्टर हैं, इसलिए 13 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा, ठीक है। अब इसके बाद अभाज्य संख्या के बाद आगे हम चलते हैं भाज्य संख्या पर। तो भाज्य संख्या, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य का बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। अभाज्य संख्या क्या है कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभक्त न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो भाज्य संख्या क्या होगी, वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित, किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं, उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे इसमें संख्याएं क्या बनेंगी भाज्य संख्या में, जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। अभाज्य संख्याओं में क्या था कि जिसके केवल दो फैक्टर हो, और भाज्य संख्या में क्या है जिसके दो से अधिक फैक्टर हो। ठीक, तो जैसे संख्या क्या बनेगी, पहली संख्या हो जाएगी 4। 4 एक ऐसी संख्या है जिसके दो से अधिक फैक्टर हैं, यानी ये अपने आप से विभाजित है और 1 से विभाजित है, और तीसरी संख्या से भी विभाजित है, यानी तीसरी संख्या कौन सी है 2 है। जैसे इसके 3 फैक्टर बनेंगे, एक तो 4 से विभाजित, 1 से विभाजित, और तीसरा नंबर कौन सा 2। 3 फैक्टर बन गए इसके, इसलिए 4 क्या है भाज्य संख्या है। ठीक, इसके बाद 4 के बाद अगली संख्या आ जाती है 6। 6 के भी दो से अधिक फैक्टर है। कौन कौन से इसके फैक्टर होंगे, एक तो ये 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, और 6 से विभाजित है। एक और फैक्टर इसके हो जाएंगे 1, यानी 2 से अधिक फैक्टर इसके हो गए, इसलिए ये भाज्य संख्या है। 4 6 के बाद इसी तरह आगे 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 12 14 15, इसी क्रम में और आगे संख्याएं होंगी। तो ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं भाज्य संख्या है। 4 6 8 9 10 12 14 15, ये सभी भाज्य संख्या हैं, इसके दो से अधिक फैक्टर है। ठीक है, तो ये सभी भाज्य संख्या हैं। नोट करके लिख लीजिएगा, नोट। पॉइंट है कि देखिए अभाज्य संख्या में हमने ना तो 1 को लिया, ठीक, और भाज्य संख्या में भी हमने 1 को नहीं लिया। तो लिख लीजिएगा कि 1 न तो अभाज्य संख्या है, 1 न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या। ये नोट कर लीजिए, 1 न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या। ठीक, 1 की काउंटिंग न अभाज्य संख्या में होगी और न ही भाज्य संख्या में, क्योंकि इसके दो फैक्टर ही नहीं बनेंगे। इसके जब दो फैक्टर नहीं बनेंगे तो ये अभाज्य संख्या में काउंट नहीं होगा, और जब दो फैक्टर नहीं बनेंगे तो 2 से अधिक फैक्टर भी नहीं बनेंगे, इसलिए भाज्य संख्या में भी काउंट नहीं होगा। ठीक, तो 1 की गणना ना तो अभाज्य में होगी और ना ही भाज्य में होगी। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अभाज्य और भाज्य संख्या हो गया। इसके बाद युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य यानी जुड़वा अभाज्य। जुड़वा अभाज्य क्या होता है, युग्म अभाज्य। युग्म अभाज्य किसे कहते हैं, ऐसी अभाज्य संख्या, ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2। ऐसी अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2, तो उसे हम क्या बोलते हैं, युग्म अभाज्य संख्या बोलते हैं। ठीक, एग्जाम्पल में इनके जैसे संख्या क्या होगी, 3 और 5। ये संख्या 3 और 5 दोनों ही अभाज्य संख्या है और इनके बीच का अंतर 2 है, इसलिए इनका जोड़ा बन जाएगा। ठीक, तो इसे हम क्या बोलेंगे, युग्म अभाज्य बोलेंगे। इसके बाद 5 और 7 ये संख्याएं हैं, तो 5 अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य संख्या है, और इन दोनों के बीच का अंतर 2 है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलेंगे, युग्म अभाज्य बोलेंगे। अगला लिख लीजिए 11 और 13।
ये भी क्या है, इनका भी जोड़ा बन रहा है, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनके बीच का अंतर 2 है, इसलिए ये युग्म अभाज्य है। आगे 29 और 31, ये भी क्या है, युग्म अभाज्य है। ठीक, इन्हें हम क्या बोलेंगे, युग्म अभाज्य संख्या या जुड़वा अभाज्य संख्या। 3 5 का जोड़ा है, 5 7 का जोड़ा, 11 13 का जोड़ा बना और इधर 29 31 का जोड़ा बना। ठीक है, चलिए इसके बाद आगे हम देखते हैं, युग्म अभाज्य हो गया। सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याएं, जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो, अथवा जिनका मौसा यानी HCF 1 हो, जिनका मौसा 1 हो, उसे हम सहअभाज्य कहते हैं, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, 4 9, ये 4 9 संख्याएं हैं, ये सहअभाज्य हैं। क्या हमने बताया इसका डेफिनेशन कि जब 2 या 2 से अधिक संख्याओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो अथवा जिनका मौसा 1 हो, उसे सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो 4 और 9 है, इन दोनों में कोई कॉमन नंबर मिल रहा है क्या, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है इनका? यदि कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा तो ये सहअभाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी इनका मौसा कितना होगा, 1 होगा। 4 और 9 है तो 4 और 9 में कॉमन नंबर केवल 1 ही है जो इनको डिवाइड करेगा, 1 के अलावा इसमें कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक है, आगे नंबर रख लीजिए आप कि 12 और 25, 12 और 25, 12 और 25 है तो ये भी कौन सी संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इनमें कोई कॉमन नंबर कोई मिल रहा है, 12 और 25 में कोई भी कॉमन नंबर नहीं है, कॉमन नंबर सिर्फ 1 है, यानी इन दोनों का HCF कितना है, 1, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, सहअभाज्य संख्या बोलेंगे। इसके बाद अगला एग्जाम्पल लिख लीजिए आप कि 8 9 और 12, ये संख्या है 3, 8 9 12, इनमें कोई कॉमन नंबर है क्या जो इनको विभाजित करे, तो इनमें कॉमन नंबर सिर्फ 1 मिलेगा, यानी इन तीनों का HCF क्या होगा, 1 होगा, इसलिए ये संख्याएं कौन सी संख्याएं होंगी, सहअभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं, परिमेय संख्या किसे बोलते हैं, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वे संख्याएं जिसे P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके,
p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां q नॉट इज इक्वल टू 0, यानी q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। ठीक है, वे संख्या जिसे p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे कि संख्याएं क्या बनेंगी इसमें, p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके जिसे उसे हम परिमेय संख्या कहते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 3/5 p/q के फॉर्म में है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या। 4/7 इसे हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या है ये 4/7। ठीक है, आगे आप लिख लीजिए कि 2/5 ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं 9 भी परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे में हम 1 लिख सकते हैं, यानी p/q के फॉर्म में ये बन जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके। ठीक है, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके, वे संख्याएं जिसे p/q के रूप में व्यक्त न किया जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे कि संख्याएं इसमें क्या हो जाएंगी, इसमें सभी वैल्यू रूट की होती हैं। ठीक है, जैसे कि √2, √3, √5। ठीक है, हम लिख सकते हैं 2 + √3, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। हम लिख सकते हैं 3/√5, ये भी क्या है, परिमेय संख्या है। और पाई ये भी परिभाषित नहीं है, इसलिए पाई अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये अपरिमेय संख्या होगी।